हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2023 का सेट 7 समझाऊंगी। ठीक है, तो इसमें खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं कि जो संख्याएं अगर जिनके गुणनखंड करें, ठीक है, जिन संख्याओं के गुणनखंड करें और उनके गुणनखंड आपस में मैच नहीं करें, ठीक, तो वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसमें 18 25 है, तो बस यही सही है, यही इसका ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि 18 के गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 3 × 3 × 2 यानी कि 2 × 3 × 3 इतना आएगा। 25 के गुणनखंड 5 × 5, तो इन दोनों के गुणनखंड आपस में मैच नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों के गुणनखंड भाई 5 इसमें है और 5 × 3 = 15, तो ये तो इससे कट रहा है, यानी कि ये तो सहभाज्य नहीं है क्योंकि ये कट हो रहा है। 7 × 3 = 21, ये भी 7 और 3 इसमें गुणनखंड मैच हो रहे हैं, ये भी मैच हो जाएंगे। तो ये और ये जो सी डी बी सी और डी जो ये ऑप्शन है ये गलत है। इसका ए ऑप्शन सही है। क्या? 18 और यहाँ कॉमा क्या 25। ठीक, 18, 25 ये सही, ए ऑप्शन। अच्छा, कैसे है ये मैं आपको लिख कर भी बता दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देख लें। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में क्या है हमारे पास 18 और 25। ठीक है, 18 और 25 है। तो इसमें 18 के लिए हम गुणनखंड क्या लिखेंगे? 18 के लिए 2 × 3 × 3 ये लिखेंगे, और 25 के लिए जो गुणनखंड लिखेंगे 5 × 5। अब अच्छा, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं, दोनों में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें ये होता है कि ये 1 के अलावा, ठीक है, 1 के अलावा कोई और गुणनखंड मैच ना करे तो ये दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। ठीक है, तो ये संख्याएं सह अभाज्य हैं दोनों। उसके अलावा हम कोई और देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो 5 तो ठीक है, अगर हम 15 के गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 × 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 और 5 मैच हो गया, तो इसका मतलब ये गुणनखंड ये सह अभाज्य नहीं है। ठीक, अगर हम कहें 7 और 21, तो 21 में 3 और 7 बनेगा, यहाँ 7 है, 7 7 मैच हो रहा है, ये भी नहीं है। अगर 31 और 93 इनकी बात करें हम, तो 31 तो यहाँ ठीक है, यहाँ 3 और यहाँ 31, भाई इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर यही निकल के आएगा हमारे पास। तो 31 तो यहाँ मैच हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये भी सहभाज्य नहीं है, तो फिर इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग होगा। ठीक है, तो घातों का योग बताना है जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो नंबर 2 है, और 2 में क्या है? 144। ठीक, अब यहाँ क्या, इसको सबसे पहले फैक्टर करते हैं इसके। 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12, फिर 2 से यहाँ 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से करेंगे और यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 कितनी बार है? 2 की घात 4 गुणे 3 कितनी बार है? 3 की घात 2। अब घातों को आपस में जोड़ लीजिए, काम खत्म। भाई घातों को आपस में जोड़ना है तो घातें अगर जुड़ जाएंगे आपस में तो 6 आ जाएगा। बस यही पूछा था कि घातों का योग क्या हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड हमने किए, फिर घातों का योग, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? कि घातों का योग जो है वो 6 आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा सवाल है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म, भाई एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है, का एक अद्वितीय हल होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इजी है। हम जानते हैं कि अद्वितीय हल कब बनता है। नंबर 3 अगर हम यहाँ से लगाएं तो हम जानते हैं कि एक प्रतिबंध होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जब ये प्रतिबंध होता है तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। तो बस यही यहाँ हमें चेक करना है कि जो ये समीकरण दे रखी है इसका हमें अद्वितीय हल निकालना है। तो अद्वितीय हल का मतलब क्या है? जो ये x लिखा है, x से आगे क्या है? 1 है, तो ये a1 हो गया। ठीक है, ये a1 है, और यहाँ से जो ये 3 है ये a2 है, ये a1 ये a2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/3 a1/a2 हो गया, नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब b1 क्या है? जो y के आगे संख्या लिखी -2, ये b1 है, और यहाँ इस y के आगे जो लिखा है m, ये क्या है? ये b2 है, तो क्या लिखेंगे? -2। ठीक है, और यहाँ क्या? m, तो यहाँ -2 और यहाँ m लिख देंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। m की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, नॉट इक्वल्स टू लगा रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई -6। ठीक है भाई, 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो -6 हो जाएगा। तो बस हमारा इसका तीसरे का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? कि m इज नॉट इक्वल्स टू -6। ठीक है, यही तो पूछा था कि एक अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल कब होगा? जब m इज नॉट इक्वल्स टू -6 होगा, तब इसका अद्वितीय हल बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। हल होने का मतलब इसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, उसमें दे भी रखी है x y की वैल्यू ही आना है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे हल कर सकते हैं? 2x + 3y = 18 ये लिखा, और इसी के नीचे अगली समीकरण लिख लेते हैं। क्या? x - 2y = 2 ये लिख लिया हमने। अब इस वाली समीकरण को ना 2 से क्या कर देते हैं? गुणा। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ करेंगे प्लस, तो यहाँ करेंगे माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 और 4 भाई दोनों जुड़ेंगे, ये वाला चिन्ह अब नहीं देखना है, अब ये और ये देखना है। 3 और 4 मिला के कितने? 7y हो जाएंगे।
यहाँ 18 में 4 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब y का मान क्या आ रहा है 2। भाई 7 जो है बटे में चला जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ हम चेक कर लेते हैं कि y का मान 2 कहाँ कहाँ पर है। y का मान 2 तो सिर्फ यहीं पर है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, यही टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि और y का ऑप्शन 2 कहीं नहीं है। देखिए y यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहीं पर सिर्फ 2 दे रखा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही है, टिक करेंगे और खत्म करेंगे। वैसे चेक करना हो तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो समीकरण 2 थी हमारे पास क्या थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 था। अब यहाँ पर क्या x माइनस, भाई यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ y की जगह 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा x और यहाँ माइनस का 4 और बराबर यहाँ 2। ठीक, फिर यहाँ क्या x बराबर 4 वहां जाएगा तो 6 बन जाएगा। तो देखिए 2 और 6 आंसर तो सेम आ रहा है। तो आप चाहें तो आप पूरा सॉल्व कीजिए, या अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं यही वाला ऑप्शन सही है तो टिक कीजिए, खत्म कीजिए। ठीक है, अब यहाँ ये 5वां नंबर है। 5वें में क्या है कि के किस मान के लिए, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, एक रैखिक समीकरण ये है और एक ये है कि अनेक हल होंगे। अच्छा, अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध हम क्या जानते हैं भाई, अभी अभी हमने आपको एक ये बताया। तो ये कब होता है, जब अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो जब अनेक हल होता है उसके लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये कब बनता है, जब अनेक हल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रेखाएं बनेंगी, भाई इसमें 2 रेखाएं बनती हैं, तो जो 2 रेखाएं बनेंगी वो समपाती बनेंगी। और समपाती का मतलब हम जानते हैं ना, एक रेखा ऐसे बनी हो उसके ऊपर ही कोई एक रेखा बन जाए, या तो उससे बड़ी या तो उससे छोटी, तो वो समपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 5वें में क्या समीकरण जो लिखी हुई है पहले वो नोट डाउन करेंगे। तो समीकरण, या फिर बिना नोट डाउन करे भी लिख सकते हैं, या a1/a2 की सीधे वैल्यू रख लेते हैं, क्या हमें कौन सा दिखाना है इनको। ठीक है, तो यहाँ क्या है x, यहाँ देखिए यहाँ क्या x के आगे 1 है और यहाँ k है, यानी कि 1/k। भाई a1/a2 इसका मतलब 1/k, तो यहाँ हो जाएगा 1/k। k ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या, फिर क्या है, यहाँ k है और यहाँ y के आगे क्या है 1 है, तो इस बार k/1, क्योंकि b1/b2 तो क्या लिखेंगे k/1। अब c1/c2 मतलब यहाँ 1 और यहाँ k स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला 1 ले लेंगे और ये वाला k स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ 1/k स्क्वायर। बस हमें इतने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ किन्हीं 2 की जरूरत, चाहे ये 2 ले लो चाहे ये 2 ले लो, किन्हीं 2 को ले लो सॉल्व कर लो। तो आगे वाले 2 को ले लो सॉल्व कर लो, क्योंकि सभी तो इक्वल ही है ना, तो आगे वाले 2 लेने हैं। क्या 1/k इज इक्वल्स टू k/1। 1 से यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, k की यहाँ मल्टीप्लाई k स्क्वायर हो जाएगा। अब तो ये स्क्वायर है, जब यहाँ आएगा तो रूट ऑफ बनेगा। ठीक है, जब रूट ऑफ बनेगा, अच्छा रूट जब भी बनता है तो जब उसका मान हम निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है, वो प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है। ठीक है, और मैंने आपको कई बार ये समझाया है कि प्लस माइनस क्यों आता है। ठीक है, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगी। अगला, अच्छा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5वें का, फिर ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें प्लस नहीं लगाएंगे, ना ही तो माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है वो प्लस माइनस दोनों आया है, तो कोई एक ऑप्शन थोड़ी ना देंगे कि हमने प्लस लगा दिया या हमने माइनस लगा दिया। हम क्या देंगे, दोनों ही ऑप्शन देंगे इसके। क्या, जो बी ऑप्शन है ना +-1, ये सही हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 1/x² - 2 इज इक्वल्स टू 1/7 तो x का मान होगा। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, x का मान निकालना है। तो ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या है 6 नंबर है 1/x² - 2 इज इक्वल्स टू 1/7। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे इसकी यहाँ तो 7 यहाँ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x² - 2। अब जो ये 2 है यहाँ आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ x² हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ x²। अब जैसे यहाँ से रूट ऑफ हटाएंगे 9 बन जाएगा रूट में। ठीक है भाई, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, रूट ऑफ नहीं स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट ऑफ 9 में बन जाएगा। अब क्या, ये भी तो प्लस माइनस ही आएगा, मैंने आपको अभी अभी समझाया ना कि प्लस माइनस नहीं आता जब भी रूट ऑफ बनाते हैं। तो फिर इसका जो x की वैल्यू आएगी क्या, +-3। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, अब नंबर 7 है व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र। अब कोई व्यास AB है, उसके वृत्त का जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, वो 2,3 है, तथा B का निर्देशांक, यानी कि जो B पॉइंट होगा, भाई AB व्यास है तो B के निर्देशांक हमको दिए हैं 1 और 4, तो A का निर्देशांक होगा। अच्छा बढ़िया सवाल है ये, सवाल तो ना आपके 2 या 3 नंबर में भी आ जाता है, तो देख लीजिए, जिसको आता है तो अच्छी बात है। अच्छा, सबसे पहले आपको हम चित्र बना के समझा देते हैं कि ये लगेगा कैसे। तो ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट ये O है। ठीक है, ये कोई वृत्त है, इसका सेंटर पॉइंट ये O है। अब व्यास बोला है, व्यास का मतलब ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, ये हमारा इतना व्यास रहा होगा। ठीक, तो जो सेंटर पॉइंट है वो कितना है 2, ठीक है। अब जो B का निर्देशांक है, तो B का निर्देशांक है 1, 4, ये B के निर्देशांक है। हमें क्या कहा, हमें कहा इस A के निर्देशांक। अब इसको हम मान लेते हैं x, y। ठीक है, इस A के निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y।
अच्छा, अब हम फार्मूला जानते हैं भाई, ये मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला। तो उसमें होता क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो होता है। और यहाँ फिर या तो यहाँ लिखिए, मैं पीछे लिख दे रही हूँ, क्या होता है यहाँ पर बराबर में, क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका मतलब x, y, यहाँ पर यही तो लिखते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y, और ये पूरा फार्मूला होता है। यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, जो ये पॉइंट्स होते हैं ये x1 y1 होते हैं। जो मिड पॉइंट होता है ये x, y होता है, ठीक है, जो मिड पॉइंट होता है x, y, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक तो हमें यहाँ पर लिखने हैं 2, -3, ये तो हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब यहाँ क्या लिखना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो x1 तो हमारा x है और x2 हमारा 1 है, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस y2, और y1 की जगह y है और y2 की जगह कितना 4 है, तो y प्लस 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या x प्लस 1 अपॉन 2, अब ये x अक्ष का निर्देशांक है और यहाँ पर ये भी तो x अक्ष का निर्देशांक है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। इसी प्रकार इन दोनों को इक्वल, क्योंकि ये y अक्ष का निर्देशांक है और ये भी तो y अक्ष का ही निर्देशांक है, तो इन दोनों को भी इक्वल कर लेंगे। यहाँ से क्या -3 हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y का मान आ जाएगा, यानी कि a पॉइंट के जो निर्देशांक है वो आ जाएंगे। तो यहाँ से 2 दूनी 4, x प्लस 1 तो ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4। अब x बराबर कितना 4 - 1, तो x बराबर कितना 3, यहाँ से x का मान 3 आ रहा है। यहाँ से y प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या, ये माइनस का 3 है, तो 2 3 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो y बराबर -6, ये यहाँ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा, तो y बराबर -10, ठीक है। तो 3 और -10, ये जो a बिंदु के निर्देशांक आ रहे हैं 3, -10, कुछ ऐसा आ रहा है आंसर। तो फिर 7वें का ये डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्या 3, -10। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x² - 12x प्लस k इज 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सवाल सभी लोग को आता है, तो क्या मैं स्किप कर दूं या लगा दूं, चलो लगा देती हूँ। 8 नंबर है 3x² - 12x प्लस k इज 0, ठीक है, ये है। अब क्या बोला है इसमें कि मूल बराबर है, ठीक है, मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट डी, वो क्या होता है d² - 4ac इक्वल्स टू 0। जब मूल बराबर होते हैं तो जो d की वैल्यू आती है वो ये होती है, b² - 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ b² क्या है -12, तो -12 का स्क्वायर, भाई यही तो होता है। अब इसकी अगर तुलना करेंगे हम तो क्या ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -12 और c की वैल्यू इसमें k है, ठीक। तो -12 हो गया 4 गुड़े a की वैल्यू कितनी 3 है, गुड़े सी की वैल्यू क्या है k है, तो यहाँ k लिख देंगे, बराबर में 0 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ d बराबर, अच्छा d नहीं लिखते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, या फिर लिख लेते हैं, तो माइनस का माइनस नहीं प्लस का 144, क्यों प्लस का, क्योंकि जब माइनस है उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब चाहती हैं 12, यहाँ 12 के इक्वल्स टू कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के को यहाँ ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ 144 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो ये 12 है ये बटे में आ जाएगा, तो 144/12 इज इक्वल्स टू क्या k हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 12 ही आ जाएगा, तो k का मान आ रहा है 12 हमारे पास, ठीक है। तो इसका 8वें का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हों। अच्छा, दो आकृतियां हैं जिनके की आकार समान है परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो, अमाप समान नहीं है तो हूँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। अच्छा, इसका सवाल, इसका आंसर तो ना सभी को पता होगा, सिंपल सा है कि सर्वांग सम कहलाती हैं। और ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, और कहाँ पर पढ़ाया है, आप त्रिभुज चैप्टर देखिएगा, जो 6 चैप्टर है त्रिभुज, वहां पर देखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में इसको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है कि क्या होता है, समान होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ जो इसका आंसर आएगा वो सर्वांग सम आकृतियां हैं, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है तो त्रिभुज चैप्टर 6 में जाइएगा, वहां आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है, पूरा डिटेल मिल जाएगा आपको। तो इसका जो ये डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, क्या सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके आकार समान होते हैं परंतु जो उनकी अमाप है, यानी कि जो उनकी मापें होती हैं वो आवश्यक रूप से समान नहीं होती हैं, इसलिए वो सर्वांग सम ही आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। अब अगला नंबर 10 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो मैंने आपको ये तो पहले भी बताया है कि अगर हमें संगत भुजाएं दे रखी हों और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना हो तो इसका स्क्वायर कर दो, बस कुछ नहीं करना है, सीधे इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। भाई यही तो मैंने आपको बताया है कि अगर हमें भुजा, अब भुजा को हम a1/a2 मानते हैं, ठीक है। अगर हमें भुजा दे रखी है और हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, यानी कि हमें एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया 1/एरिया 2, अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया निकल आएगा,
तो A1 कितना था 3 था और यहाँ पर 5 है नीचे, इसका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9/25, तो 9:25 ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका फिर ये ए ऑप्शन 10वें का सही है। ठीक है, अब नंबर 11 है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज होगा। अच्छा, इसका आंसर ना सभी लोग जानते हैं, क्या समकोण त्रिभुज होगा। क्यों समकोण त्रिभुज होगा? क्योंकि हम जानते हैं ना बड़ी भुजा का वर्ग, जैसे अगर किसी को नहीं पता, ये तो आपको सबको पता होगा कि 3, 4 और 5 यहाँ समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज ही बनाते हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है कि क्या बनाते हैं, कैसे बनता है ये, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना उसका स्क्वायर कीजिए। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो अब दो छोटी भुजाएं जो बची उसका स्क्वायर करो, प्लस फिर जो और छोटी भुजा बची उसका स्क्वायर करो। ठीक है, इन दोनों को आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसको यहाँ लिखें, इसको इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो बस बड़ी भुजा में यहाँ लिखना है। भाई पाइथागोरस प्रमेय ही तो लगाते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, फिर लंब का, फिर कर्ण का। तो जो जो छोटी भुजाएं होती है ना उनको लंब और कर्ण, आधार और लंब मान सकते हैं। भाई कर्ण तो यही रहेगा। ओके, तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 हो जाएगा। तो 25 और यहाँ 9 और ये 16 को जोड़ेंगे तो 25। बस ये बराबर आना चाहिए। जब ये बराबर आ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी 3 भुजाएं दे रखी हैं, बड़ी भुजा का वर्ग करें और शेष 2 छोटी भुजाओं का वर्ग करें, उनका योग करें, और यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद अगर इक्वल आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब समरूप त्रिभुज यहाँ पर दे रखे हैं तो इनका परिमाप हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में लगाते हैं, इसमें जगह नहीं है। ये 12वां है, ठीक है, 12 है ये, और 12 में हम त्रिभुज का परिमाप जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, सीधे सीधे कह सकते हैं ना, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो अब दूसरा त्रिभुज भी तो है यहाँ पर, उसका परिमाप भी, तो उसका भी तो सेम यही होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम यहीं पर लिखेंगे। तो तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप हमको दे रखा है दोनों दो त्रिभुजों का, क्या दे रखा है, एक का 10 है और दूसरे का 15 है, और दोनों समरूप त्रिभुज है। भाई दोनों समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनको हम कट कर सकते हैं, जितना अधिक से अधिक निकल आएगा उससे क्या हो जाएगा, हमें भुजाएं पता चल जाएंगी। ठीक है, हमें क्या भुजाएं पता चल जाएंगी, तो भुजा 1, या ऐसे लिख लेते हैं भुजा 1 और बटे में क्या भुजा 2, हमको ये मालूम हो जाएगा इससे। तो इसको अगर कट करते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो यानी कि जो भुजा हमें पता चली, अब भुजा को हम अगर A1 अनुपात A2 मान लेते हैं। ठीक है, A1 अनुपात, ये A1 है, ये A2 है, तो भुजा हमारे पास क्या निकल के आई, 2:3, यानी कि 2/3। ये हमें समरूप त्रिभुजों की भुजाएं पता चल गई, क्योंकि हमें परिमाप दिया हुआ था, अब भुजाएं पता चल गई। लेकिन हमको क्या पूछा था, हमको भुजाएं तो पूछा नहीं था, हमको क्या इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था। तो जब भी हमको भुजाएं दे रखी होगी, ठीक है, मैंने अभी एक सवाल लगवाया है, जब भी हमको भुजाएं दे रखी होंगी और हमको अगर क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए तो क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। भाई यही तो हमने अभी अभी दिखवाया था कि एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, A1 अपॉन A2, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2/3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 4 और 3 की घात कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका आएगा, ये जो 12वां है, 12वें का 4:9। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो रहा है, क्या 4:9। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां है, तो 13वें में क्या है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 8/15, tan थीटा की वैल्यू 8/15 है, तो हमें cosec थीटा का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू है 8/15। अब tan को हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। भाई tan के लिए लंब बटे आधार ही तो लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो लिखते हैं हम लोग वो L/A लिखते हैं। ये L है, ये A है, हमको K निकालना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, भाई कर्ण का स्क्वायर यही तो होता है कि लंब का स्क्वायर करें फिर आधार का स्क्वायर करें। तो 8×8 = 64 हो गया, अब 5 का 225 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना 289 हो रहा है। अब 289 रूट ऑफ बना देंगे, ये 17 का रूट होता है, ये हम जानते हैं कि ये 17 का रूट होता है। रूट ऑफ याद रखिए, बढ़िया अच्छा रहेगा उससे। अब यहाँ पर हमने के निकाल लिया, ठीक है, के निकाला हमने, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ 17 है, यहाँ 17 है और यहाँ 17 है। ठीक है, या तो ये सही, या तो ये सही, या फिर ये सही, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अच्छा अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा का सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है वो बताइए। होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब होता है। अब कर्ण क्या है 17 है, तो बस जहां 17 है वही सही ऑप्शन है। तो 17 देखिए, इसमें 17 कहाँ, 17 यही तो ऊपर है, 17 यही तो ऊपर है, बाकी सब में तो 17 नीचे है, यानी कि बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए सही है 17/8। अच्छा 8 कहाँ से आएगा, क्योंकि कर्ण बटे लंब होता है और लंब ये 8 है। ठीक है, लंब तो 8 है, इसलिए 17/8 इसका, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो
किसका? 13वें का। 13वें का फिर ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? 17/8। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो थीटा का मान होगा, ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या? cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, अब ये बताइए कि cos 3 थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो cos, ठीक है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं कि cos में 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, ठीक है भाई। cos में 1/2 जो होता है 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ 1/2 की जगह cos 60 लिखेंगे। लेकिन cos 60 ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब इधर cos है तो भाई इधर भी cos में ही देखना था, ठीक है। अब cos से ये cos हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या? 3 थीटा इज इक्वल्स टू 60, इतना बचा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, कट कर देंगे 20 डिग्री। तो जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो क्या? 20 डिग्री। ये आंसर आ रहा है इसका। ओके, तो 14 का ये सी ऑप्शन सही हो रहा है क्या? 20 डिग्री। अब 15वां है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है। अब दो वृत्त हैं जो उनकी परिधि है वो 3:2 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ठीक है, तो लगाते हैं 15वां क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि हम जानते हैं क्या होती है? 2πr। भाई दो वृत्त हैं, दो वृत्त की जो परिधि है, तो परिधियों का जो अनुपात है 2:3 है, यानी कि 2πr1 और बटे 2πr2, क्योंकि ये वृत्त की परिधि होती है, तो पहला अनुपात ये परिधि का और दूसरा अनुपात ये। लेकिन ये है कितना? ये है 3/2। यही तो बोला है कि दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो ये अनुपात हो गया। अब यहाँ से 2π से 2π तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो r1/r2 3:2, यानी कि त्रिज्याओं का अनुपात भी तो 3/2 ही है। ये भी तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्याओं में अनुपात है ना, वो भी 3/2 का ही अनुपात है। हमें क्या पूछा है? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², लेकिन यहाँ r1 करेंगे, फिर यहाँ पर क्या? πr2, ठीक है, πr2 उसका स्क्वायर। भाई πr² तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, तो यहाँ 1 और 2 लगा लेंगे। ठीक, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या? r1/r2, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। भाई यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, तो हम पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर r1/r2 क्या हो जाएगा? 3/2, क्योंकि ये तो हमें पता है 3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9/4। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 9:4। यहाँ डी ऑप्शन इसका सही हो रहा है, 9:4। ठीक है। अब 16वां सवाल है, यदि एक समान त्रिज्या r, ठीक है, एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इस बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। अच्छा, यहाँ इन्होंने ना सवाल घुमा के दे दिया है। सीधे सीधे ये भी तो पूछ सकते थे कि जो ये गोला होता है ना, पूरा का पूरा गोला, ठीक है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा है कि दो अर्धगोलों को जोड़ दें। अब ये बताइए कि यहीं पर देखिए, मान लीजिए हम दो अर्धगोले लेते हैं, ठीक है, एक अर्धगोला हमने ये लिया, ठीक है, एक अर्धगोला, ये तो बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा बनाना था हमें। एक अर्धगोला हमने ये लिया, ठीक है। अब एक अर्धगोला और लिया, और इनके आधार, आधार तो यही है ना, आधारों को आपस में जोड़ दिया जाए। एक अर्धगोला हमने ये बनाया, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, तो ये पूरा गोला ही बन गया ना। तो बस यही तो कहा था कि अगर हम एक समान त्रिज्या, अब दोनों की त्रिज्याएं समान है, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं इक्वल है, दो अर्धगोलों को उनके आधारों से अगर हम जोड़ा जाता है, तो इस बने हुए नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो सीधी सी बात है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। ये सभी को पता है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4πr² होता है। तो बस, या फिर यूं कह सकते हैं कि भाई अर्धगोले का क्या होता है? 2πr², ठीक है, प्लस एक और अर्धगोला है, उसका भी 2πr² कर लो, ठीक है। तो 2πr² और 2πr² मिला के कितने हो जाएंगे? 4πr²। या सीधा सीधा दिमाग लगाओ कि यहाँ अर्धगोला है, यहाँ अर्धगोला है, दो अर्धगोले मिलाए पूरा गोला बन गया, तो क्या बनेगा? 4πr²। खत्म हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 16वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? अच्छा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। जो ये डी ऑप्शन है मानक विचलन, ये गलत है, ठीक है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। इसमें ये ए, बी और सी ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये होते हैं। लेकिन हमें क्या कहा है? प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा कि मानक विचलन जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी, तो डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक, तो समांतर माध्य, अब देखिए समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, इसको आता है तो अच्छा बढ़िया। तो 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 से लेकर के 9 तक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से लेकर 9 तक हमने संख्याएं लिखी, इनका हमें क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य
बराबर होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या बटे क्या, पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य। तो पदों का योग, अब इन सब का योग करना है तो सबको जोड़ लेते हैं या एक बार लिख लेते हैं। वैसे ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप ऐसे ही इनको अगर जोड़ सकते हैं। जैसे आप इनको जोड़ लीजिए कि 9 8 17, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 यानी कि 39। ओके, 39 में 3 जोड़ेंगे तो 42, और 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 44, 44 में 1 जोड़ेंगे तो 45। तो टोटल इसका सम आएगा 45। या फिर अगर आप इसको लिख के देखना चाहते हैं ऐसे 1 प्लस, यहाँ लिखने का तरीका यही होता है इसका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, और बटे में कितना, ये कितनी संख्या है 9 संख्या है तो बटे में 9 लिख देंगे। अब हम जानते हैं इनका जो सम आया था हमारा 45 आया था, अपॉन में 9 कर देंगे, कट कर देंगे 5 आ गया, यानी कि जो समांतर माध्य आया वो 5 आया। ठीक है, तो इसका ये 18वें का ये ए ऑप्शन सही हो रहा है। क्या समांतर माध्य कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ए ऑप्शन सही है। ओके, अब इसका 19वां सवाल है, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ना हमेशा ही आता है और बार बार आता है। ओके, तो ये 19वां नंबर है, क्या बोला है कि जो माध्यिका दे रखी है वो 16 है और माध्य 15 है, उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें जो फार्मूला पता है वो होता है 3 माध्यक, माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, 3 माध्यक इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 माध्य प्लस बहुलक, ये फार्मूला होता है। तो 3 इंटू माध्यक, और माध्यक यानी कि माध्यिका हमको 16 दे रखा है, 2 गुणे माध्य, और माध्य हमको 15 दे रखा है। यहाँ क्या बहुलक हो जाएगा, 16 तियां 48 और यहाँ 15 दूनी 30, यहाँ 30 हो जाएगा, और ये क्या बहुलक हो गया 48 यहाँ लिखा है, माइनस का 30 यहाँ आएगा, घटा देंगे आपस में तो 18 बचेगा। तो इसका बी ऑप्शन आ रहा है क्या, बहुलक जो हमारे पास निकल के आ रहा है 19वें का, ये बी ऑप्शन सही है क्या, 18। ओके, अब यहाँ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछिए। तो ठीक है, बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 20वां नंबर है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, ये 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इसमें हम जानते हैं जो माध्यिका होती है ना वो बीच वाला टर्म होता है। अब इसमें बीच वाले टर्म हैं कितने, यहाँ देखिए, अगर ये सम संख्याएं हैं, ठीक है, ये फार्मूला शायद आपको 8th या 9th में पढ़ाया गया होगा, आई थिंक 8th में ये फार्मूला है, बट मैं आपको बिना फार्मूला के बता दे रही हूँ कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। जो बीच वाली संख्या है, अब इसमें बीच वाली संख्याएं 2 हैं। ठीक है, बीच की संख्याएं इसमें 2 हैं, एक संख्या नहीं है इसमें बीच की। भाई यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 इधर छूट गई और 4 इधर छूट गई। ठीक है, बीच में हमें ऐसी संख्याएं छोड़नी है कि इस तरफ और इस तरफ इक्वल संख्याएं हों। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ इक्वल संख्याएं हों, तो फिर बीच में 2 संख्याएं मिल रही हैं हमें। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 इतना लिखा हो, हम कहें इसमें बीच की संख्या बताइए, तो बीच की संख्या क्या, 3 यहाँ छोड़ दीजिए, 3 यहाँ छोड़ दीजिए, बीच की संख्या 1 निकल के आई, तो बस यही वाली संख्या, ठीक है, यही वाली संख्या माध्यिका हो गई। विषम में तो ये बन जाएगा क्योंकि यहाँ विषम है, विषम का मतलब कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक हैं, तो ये विषम है। तो विषम में तो ये हो गया हमारा क्या, माध्यिका हो गई ये वाली। लेकिन जब ये सम संख्या है, और सम में तो 2 संख्याएं आ जाएंगी बीच में, क्योंकि आप इधर छोड़ेंगे तो सम संख्याएं, बीच में 2 संख्याएं आ जाएंगी। तो 2 संख्याएं जब आ रही तो इनको जोड़ दो आपस में और 2 से कर दो भाग, बस आंसर आ जाएगा क्या, 6 5 कितना 11 बटे 2, अगर इसको भाग करेंगे 5.5 आ जाएगा। तो फिर इसका 20वें का, ठीक है, 20वें का ये डी ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 5.5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब कोई भी सवाल हो सकता है इसमें, मान लीजिए अगर हमको ये बोला हो कोई अलग संख्याएं दी हो, जैसे मान लीजिए कि 30 दिया हो एंड 28 दिया हो एंड 35 दिया हो एंड 37 दिया हो एंड मान लीजिए 20 मैंने लिखा नहीं, लिखा 20 दे रखा हो, हमें इतनी संख्याएं दे रखी, हमें कहा है माध्यिका बताइए, तो पहले इनको ना क्रम से लगाइए, ऐसे नहीं बता देना कि ये 35 आंसर हो गया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले इनको क्रम से लगाइए, यहाँ देखिए ये सारे क्रम से लगे हुए हैं, ठीक है, सारे क्रम से लगे हुए हैं, तो पहले इनको क्रम से लगाइए। क्रम से लगाने का मतलब है सबसे छोटी संख्या आगे, यानी कि व्यवस्थित कीजिए, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में, इनको व्यवस्थित कीजिए। तो पहले 20 आएगा, फिर ये 28 आएगा, फिर ये 30 आएगा, फिर ये 35 आएगा और फिर ये 37 आएगा। अब आप इसमें बता सकते हैं कि माध्यिका हमारी 30 है और यही आंसर है। ठीक है, माध्यिका हमारी 30 है और यही आंसर है माध्यिका। अच्छा, अगर हम कह दें विषम संख्या, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके आपको बताते हैं। अगर हम कहते हैं कोई विषम संख्या, जैसे हम कह दें 30 ले लें, 35 ले लें, यहाँ लीजिए 19 ले लेते हैं, यहाँ 15 ले लेते हैं, यहाँ 12 ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 18। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हो गई। अब ये क्या हो गई, ये तो सम हो गई भाई, यहाँ विषम चल रहा था। ओके, ये संख्याएं सम संख्याएं हो गई। इसको पहले
व्यवस्थित कीजिए, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में। तो व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले 12 आएगा, फिर 15 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 35 आएगा। हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई? 6 संख्याएं हो गई। तो 6 संख्याएं का मतलब बीच की 2 संख्याएं आ रही हैं अब हमारे पास, ये अलग और ये अलग, ठीक है। बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं? 2 संख्याएं आ रही हैं, ठीक। यहाँ से क्या 18 19 को जोड़ दो, 18 19 को जोड़ दो, 2 से कर दो भाग, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे इसका फार्मूला होता है, तो आप चाहो तो मैं फार्मूला बता दे रही हूँ। जब n एक सम संख्या हो, ठीक है, फार्मूला क्या होता है? जब n एक सम संख्या हो, n का मतलब क्या है? इन संख्याओं को गिनो, इन संख्याओं को गिनो, उसको n कहते हैं। जब n एक सम संख्या हो तो फार्मूला होता है n अपॉन 2वें पद का मान, ठीक है। ये आपको याद होगा फार्मूला, माध्यिका का ये होता है। माध्यिका का फार्मूला n अपॉन 2वें पद का मान बराबर, यहाँ लगाते हैं, पद का मान प्लस n प्लस 1 अपॉन 2वें पद का मान, 2वें पद का मान और बटे में 2, ये होता है जब n एक सम संख्या हो। ये फार्मूला लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो फार्मूला मत लगाइए, मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ठीक है, आप ऐसे ही कर लीजिए, और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है तो आप इस वे में जा सकते हैं, ठीक। अगर n एक विषम संख्या हो, अगर n एक विषम संख्या हो तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका बराबर n प्लस 1 अपॉन 2वें पद का मान, 2वें पद का मान। तो ये या तो फार्मूले में रखकर कीजिए, अगर फार्मूले में रखकर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट उसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके फिर ये चीज़ समझाऊंगी कि ये वैल्यूज कैसे पुट की जाती हैं, ठीक। तो खंड आ कंप्लीट हो गया है। अब खंड बा है। खंड बा में क्या है? विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और इसमें क्या है? सभी खंड कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है सभी खंड कीजिए, और हम इसको 21 मान के चलते हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही डाल देंगे, 1 और 21, ओके। तो इसमें जो का है, का में क्या है? सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। हमको अपरमेय संख्या इसको सिद्ध करना है। तो जब अपरमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे, जस्ट इसका अपोजिट मान के चलते हैं। तो क्या लिखेंगे? अच्छा, इसमें बस लैंग्वेज ही लिखना होता है, ज़्यादा कुछ लिखना होता नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे माना 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। भाई उन्होंने अपरिमेय कहा, हम परिमेय मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर इसको हम a अपॉन बी के रूप में मानेंगे, क्या? 5 प्लस रूट 3। अब क्या लिखेंगे? जहां जहां कौन कौन सी चीजें हमें पता है कि जहां a व b आपस में कैसे हैं? सह अभाज्य हैं, ठीक है। a व b सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है कि उनके गुणनखंड आपस में मैच नहीं करते हैं, सह अभाज्य हैं, ठीक है। यहाँ अभी कॉमा लगाना है, ओके। फिर जो b है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तथा a व b पूर्णांक भी होने चाहिए, ठीक है। a व b कैसे? पूर्णांक हैं, इतना हम यहाँ मान लेंगे, इसको मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये a अपॉन b तो ऐसे रहेगा। अब जो ये 5 है यहाँ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ क्या? रूट 3 हो जाएगा, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लिखेंगे क्या कि चूंकि, अब इसमें बस लैंग्वेज ही लिखना है, चूंकि a b व, अब ये 5, a b और ये 5, इन तीनों को लिखना है। a b व 5 क्या है? सभी पूर्णांक है। भाई ये सभी तो पूर्णांक ही हैं, सभी क्या है? पूर्णांक है। अतः a अपॉन बी -5, ठीक है, a अपॉन बी -5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ ऐसे कि 1 अपॉन बी -5 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो अतः रूट 3, ठीक है, रूट 3 भी एक, क्योंकि अब ये रूट 3 देखना है तो रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्या लिखेंगे? परंतु यह इसका विरोधाभास है, विरोधाभास है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब या तो इसका विरोधाभास है ना कि रूट 3 अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, तो अब क्या लिखेंगे कि अतः, अब जो ये लिखा है 5 प्लस रूट 3
एक अपरिमेय संख्या है। बस ये प्रूव्ड हो गया। हमें इतना ही इसमें करके दिखाना होता है, ज्यादा कुछ होता है नहीं, इतनी सी लैंग्वेज लिखनी होती है, ठीक है। बस इसमें यही काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमें दे रखा होता है उसको हम परिमेय मानेंगे। उसके बाद a अपॉन बी के रूप में मानेंगे, जहां a और b सहभाज्य है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है, a और b पूर्णांक होने चाहिए। फिर a अपॉन बी, यहाँ जो 5 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और यहाँ √3 हो जाएगा। फिर a b व 5, भाई जो ये संख्याएं यहाँ लिखी होती है ना, इसको a b व 5 सभी पूर्णांक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ना एक दो स्टेप और बढ़ा सकते हैं। क्या कि इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर वैसे जरूरी नहीं है करना है, वैसे आप यहीं तक ठीक है, पर यहाँ 1 मान लीजिए। अब यहाँ 1 और b का अगर हम एलसीएम लेंगे तो b आ जाएगा। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई a से ये हो जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई b से तो 5b हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप 2 स्टेप यहाँ बढ़ा सकते थे, वैसे जरूरी नहीं है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a b व 5 सभी पूर्णांक है, ये सभी तो पूर्णांक ही है ना। जब ये सभी पूर्णांक हैं तो ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होती है। जब ये परिमेय संख्या है तो जो बराबर में इस तरफ है वो भी तो परिमेय संख्या ही तो होनी चाहिए थी। अतः √3 भी परिमेय संख्या ही होगी। परंतु यह इसका विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो पहले से जानते हैं ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ प्रूफ डाल देना, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब ये इसका खा पार्ट है, यदि cos a = √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं लगाने के। मैं आपको एक पहले सिंपल तरीका बताती हूँ इसका लगाने का, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे cos a = √3/2, ठीक है, √3/2। एक तो हमने ये लिख लिया। अब cos a में, ठीक है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। भाई cos में cos a यहाँ है और cos में ही √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है cos 30 की वैल्यू। cos से cos कैंसिल होगा तो a बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है, जब a का मान 30 डिग्री आ रहा है, हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था, अच्छा cos नहीं sin पूछा, ओके, हमें पूछा है sin 2a, sin 2a का मान पूछा है। तो sin 2 × a, और a की जगह कितना लिखना है? 30। तो ये कितना हो जाएगा? sin 60। अब sin 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। तो sin 2a का मान अब यहाँ साइड में लिख लेंगे कि sin 2a, ठीक है, sin 2a का मान क्या? √3/2, ये आंसर हो जाएगा। तो अगर ये सवाल आता है तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप ऐसे इसको करके दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? sin 2a, ठीक है, sin 2a जो लिखा हुआ है, इसी का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 2 sin a × cos a, एक तो ये फार्मूला होता है इसका। तो फार्मूले से भी आप इसको दिखा सकते हैं, 2 × sin। अब sin a, और a का मान हमने क्या निकाला है? 30। पहले आप इतना तो कर लीजिए, a का मान 30 निकाला है तो यहाँ 30 लिखिए, इंटू cos, यहाँ पर भी 30 डिग्री लिखिए। अब 2 × sin 30, और sin 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से हमारा क्या आ गया? √3/2। तो या तो आप ऐसे करके भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है वो लंब बटे कर्ण वाला, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण वाला कैसे? मान लीजिए ये हमें दे रखा है, ठीक, तो यहाँ हम जानते हैं ये आधार बटे कर्ण होता है। cos का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो हमें क्या? लंब निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या निकालना पड़ेगा? लंब। तो लंब का स्क्वायर इज टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना है? ये कर्ण हमारा कितना है? 2 है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? √3 का स्क्वायर, ठीक है। भाई एक तरीका तो हमने ये अलग बता दिया, ये अलग है, और एक ये अलग बता रहे हैं आपको। तो ये ठीक है, यहाँ से ऐसे। अब उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया, और यहाँ 3 तो कितना? 1 आ गया, यानी कि लंब हमारा 1 आ रहा है। भाई l का स्क्वायर 1 है तो इसका मतलब l = √1 मतलब 1, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या आ रही? 1 आ रही। जब l की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, ठीक, तो अब हम किसी भी समीकरण में, समीकरण नहीं मतलब जो ये हमने ये बना रखा है, क्या बना रखा है? sin 2a, एक मिनट यहाँ लिखते हैं। sin 2a को हमने क्या लिखा था? 2 sin a × cos a, हमने ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पर 2 sin a के लिए हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, और cos a के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये होता है। तो 2 तो ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा कितना है? यहाँ देखिए, कर्ण हमारा कितना है? 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई आधार, आधार हम जानते हैं कि √3 है तो √3 लिखेंगे, और कर्ण हमारा 2 है, तो यहाँ कितना? √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया?
√3/2। तो चाहे आप ये मेथड लगा लीजिए, चाहे आप ये मेथड लगा लीजिए और चाहे आप ये मेथड लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में ये वाला मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर sin2a की कोई वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं दे रखी। तो ये वाला आप ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, पर लगा भी देंगे तो कोई कट नहीं करेगा, ठीक है। वैसे आप ये और ये तरीका ही अपनाएं पेपर में, ठीक है। तो अब इसका गा पार्ट देख लेते हैं। अब इसका ये गा पार्ट है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है, बेलन का जो आयतन है उसका दोगुना करेंगे, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि उसका वक्र पृष्ठ बेलन का ही और बेलन की ही त्रिज्या अगर उन दोनों का गुणनफल करते हैं तो वो आयतन के दुगने के बराबर आना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसमें एक बेलन बना लेते हैं और मान लेते हैं, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो कुछ तो आप इसमें करेंगे ही, वरना डायरेक्ट भी ये 1-2 लाइन में हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें आप करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बना लिया बेलन, ठीक है। यहाँ से हम इसको मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या हम मान लेते हैं r। तो यहाँ पर लिख भी लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? माना बेलन की त्रिज्या बराबर r मीटर, या कुछ भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई, ठीक है, का नहीं, बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को मानते हैं h मीटर, ये हमने मान लिया। अब बेलन का आयतन, तो यहाँ बेलन का आयतन भी लिख लेते हैं। क्या होता है? बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, ये होता है आयतन। हमें वक्र पृष्ठ भी तो पूछा था, तो यहीं पर लिख लेंगे क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार इसमें कहा क्या है कि बेलन के आयतन का दुगना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 गुणे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन, 2 गुणे बेलन का आयतन इज इक्वल्स टू, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे? अब देखिए इसमें क्या है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो वक्र पृष्ठ लिखेंगे और त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब त्रिज्या, और उन दोनों का गुणनफल करेंगे। तो लिखेंगे क्या? वक्र पृष्ठ, या ऐसा करते यहाँ लिख सकते थे बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और मल्टीप्लाई क्या? आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ये ऐसे हमको लिखना था, ठीक है, ऐसे हमको इसको लिखना था। तो अब 2 गुणे बेलन का आयतन, तो यहाँ 2 गुणे, और बेलन का आयतन क्या है? πr²h बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πrh, और मल्टीप्लाई आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या r है, ठीक है, आधार की त्रिज्या क्या है? r है। तो अब यहाँ पर 2πr²h इज इक्वल्स टू, ये जो r है इस r से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? 2πr²h। अब देखो दोनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर प्रूव्ड भी लिख देंगे, बस यही प्रूव करना था हमको, ठीक है। अब इसका ये घा पार्ट है, और घा में क्या है? निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो माध्यिका निकालना तो लगभग सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्गांतर दे रखा है, वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्गांतर, और यहाँ बारंबारता दे रखी है, हमें संचयी बारंबारता और बनानी होगी इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल हो गया। उसके बाद क्या? बारंबारता, बारंबारता को f बोलते हैं, और फिर यहाँ क्या बनेगा? संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता को हम CF बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ग अंतराल हमारे पास क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और क्या? 30 से 40, और 40 से 50। और बारंबारता हमें दे रखी है 2, यहाँ 8, यहाँ 30, यहाँ 15, और यहाँ पर क्या? 5। और संचयी बारंबारता क्या है? इनको जोड़ते हैं तो कैसे? पहले 2 लिखा रहेगा, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55, ओके 55 लिखना है, 55 में 5 जोड़ेंगे तो कितना? 60 हो जाएगा। अब इसको पहले स्केल से कंप्लीट करते हैं।
ठीक, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ जो ये है, ठीक है, जो लास्ट हमारा डिजिट आया है वो क्या है, n है, तो n का मान 60 है, फिर n/2, अब n/2 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, n/2 का मतलब 30 हो जाएगा ये। तो 30 किसके अंतर्गत यहाँ आएगा, बस इसके जस्ट ऊपर ये CF कहलाएगा, ये वाला F कहलाएगा, इसके सामने बढ़ेंगे तो ये F, इसके और सामने बढ़ेंगे, ये जो वर्ग अंतराल में है ना 20, ये हमें लोअर लिमिट मिल गया, सारी चीजें हमें मिल गई, बस अब माध्यिका का फार्मूला लगा देंगे। तो पहले नोट करेंगे कि क्या क्या दिया है। L का मान 20 दे रखा है, F का मान 30 है, ओके, F का मान 30 दे रखा है, एक मिनट, ये F का मान 30 दिया हुआ है और CF का मान कितना 10 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे CF बराबर कितना 10 हो गया, और H इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कितना 10, वो हमको 10 दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ से लगा देते हैं, क्या हमको क्या पूछा है, माध्यिका, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, माध्यिका या माध्यक भी लिख सकते हैं, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई में H, ये हमने लिख लिया यहाँ पर फार्मूला। अब माध्यिका, तो L की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर L की वैल्यू 20 है, तो 20 लिख देंगे, प्लस n/2, और n/2 की वैल्यू 30 है, माइनस CF, और CF की वैल्यू 10 है, ठीक है, अपॉन में F, और F की वैल्यू कितना 30 है, इंटू H की वैल्यू 10 है। तो सारी वैल्यूज हमने पहले यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब यहाँ 20 है, प्लस यहाँ 30 में अगर 10 घटाएंगे तो 20 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लिया जाएगा, अपॉन 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया 20 प्लस, और यहाँ 20 है, यहाँ 1 है, तो 20 एकम 20 हो गया, और बटे में 3 हो गया। अब 20 प्लस, अब यहाँ क्या, तिछाक 18 6 बार जा रहा है, फिर 2 बचेंगे, फिर तिछाक 18, ये 6 6 6 करके ऐसे जाता ही रहेगा, तो इसको स्टॉप कर देंगे। अब तो क्या लिखेंगे 20, अच्छा एक काम करते हैं, 20 में 6 जोड़ते हैं तो 26 हो गया, तो 26 6 6 6, 3 अंक ले लेते हैं। अब एक अंक यहाँ से ये हटा देंगे, तो जब ये वाला अंक हटाएंगे इसमें एक अंक बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ी संख्या है, तो बस आंसर लिख देंगे क्या, माध्यिका या फिर माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 26.67, यहाँ 7 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ये अड़ा पार्ट है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं -1 और 7 और, ठीक है, 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो विभाजन बिंदु वाला जो फार्मूला होता है ना वो लगाना है इसमें। ये हमें x1 y1 दे रखा है, ये x2 y2 दे रखा है, और ये m1 m2 अनुपात हमें दे रखे हैं। तो पहले नोट डाउन कर लेंगे हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, सबसे पहले हमको x1 और y1, तो x1 y1 है माइनस का 1 और 7, ये x1 y1 हो गया। फिर x2 y2 भी हमको दे रखा है, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, और x2 y2 हमें क्या दे रखा है 4 -3, ठीक है, ये दे रखा है, और m1 अनुपात m2 हमको दिया है 2:3, ये हमको अनुपात दे रखे हैं, ठीक। तो विभाजन, जो विभाजन सूत्र होता है ना वही लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y बराबर, ठीक है, x, y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमने विभाजन सूत्र वाला फार्मूला लिख लिया। अब एक्स वाई की तो वैल्यू हमें निकालनी ही है, ठीक है। अब m1 2 है इंटू x2, ठीक है, x2 देखिए यहाँ से, x2 कितना है, ये x2 4 है, तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 क्या 3 है। अब x1 क्या है माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस का 1 अभी ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर m1 m2 तो 2 प्लस 3 m1, फिर से m1 कितना 2 ही लिखेंगे, y2 इस बार कितना माइनस का 3 है, तो यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 लिखेंगे, इंटू y1, और y1 कितना है 7 है, तो यहाँ पर क्या 7 लिखेंगे, और बटे में फिर से वही 2 प्लस 3 लिख देंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे। तो x, y बराबर क्या 2 चौके 8, यहाँ प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, 3 कम 3 बटे, यहाँ 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, कॉमा यहाँ 2 3 6, तो माइनस का 6 हो रहा, 7 3 21, और ये आपस में 5 हो जाएंगे। अब ये जब घटेगा तो 5 बटे 5, कॉमा 21 में अगर हम 6 घटाते हैं, ठीक है, तो 15 बचेगा, बटे 5 5 3 15, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो जो x, y आ रहा है क्या 1 बटे 1 का मतलब 1, और यहाँ क्या 3, तो बस ये आंसर हो जाएगा, इसको आंसर डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। और यहाँ चाहे तो निर्देशांक भी लिख सकते हैं, ठीक है, निर्देशांक ऐसा लिख सकते हैं कि निर्देशांक
ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्या कि के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 तथा 4, 5 एक ही रेखा पर होंगे। अब एक ही रेखा पर होंगे इसका मतलब क्या, संरेखी। हमको संरेखी वाला जो फार्मूला होता है ना वो इसमें लगाना है। तो यहाँ से कर लेते हैं 4 नंबर। सबसे पहले जो हमें दे रखा है, क्या क्या दे रखा है कि x1 y1, ठीक है, x1 y1 हमको दिया है k, -1, ये x1 y1 हो गया। फिर x2 y2 हमको दे रखा है माइनस नहीं, यहाँ सिर्फ 2 है। ओके, ये 2 बना हुआ है, 2 और 1 ये दे रखा है। ठीक है, फिर x3 और y3 हमको दे रखा है 4, 5। ये हमको इतने पॉइंट्स पता है, बिंदु पता है। ठीक है, हमें k का मान निकालना है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये कहा है कि ये बिंदु कैसे, संरेखी बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु कैसे संरेखी बिंदु है, तो हम जानते हैं कि जब, ठीक है, ये लैंग्वेज भी आपको लिखना है, जब तीनों बिंदु संरेखी हों, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ठीक है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हमको लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, तो ऐसे लिखेंगे एक बार पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 1/2, यहाँ क्या होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू ना यहाँ पर 0 होनी चाहिए। तो उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, ये पूरा होगा, इसकी वैल्यू क्या 0 होगी। तो बस इसमें मान रखेंगे, उसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ क्या 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो ये x1 है, ठीक है, x1 क्या है, इसमें x1 का मान k है। ठीक, तो यहाँ बस मान लिखते जाएंगे, k पहले x1 की जगह k, y2 - y3, ये y2 है, ये y3 है, तो इसमें y2 क्या है, y2 1 है, तो 1 लिखेंगे। और y3, ये y3 कितना है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। प्लस x2 कितना 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। y3 - y1, ठीक है, तो y3 क्या है 5 है, और y1 कितना है, कि माइनस का 1 है, लेकिन जब यहाँ माइनस पहले से, तो यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे। प्लस x3, और x3 का मान ये 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। y1 - y2, तो y1 तो पहले से माइनस का 1 है, तो y2 हमारा कितना 1 है, तो यहाँ पर भी माइनस का ही लिखेंगे। ठीक, बराबर में 0 लिख देंगे। अब 1/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, या एक काम करते हैं 1/2 यहाँ ले जाते हैं, 0 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर अगले स्टेप में कर लेंगे। यहाँ 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस का, और k जो है k से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ माइनस का 4k हो जाएगा। यहाँ कितना 5 और एक कितना 6, 6 दूनी 12, तो ये प्लस का 12, ये प्लस का 12 हो गया। अब यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। फिर जो ये माइनस है ना, इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस के 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। अब जो ये 2 है, इस 0 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 4k, और यहाँ 12, और 12 में जब हम 8 घटा देंगे, तो कितना 4 बचेगा प्लस का। और यहाँ जो 1/2 है, या उसको अब यहाँ मल्टीप्लाई में दिखा देते हैं कि जो ये 2 है, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, और जो ये 1 है वो भी मल्टीप्लाई में चला गया, या फिर ये 1 ना भी दिखाएं, जरूरत नहीं है। फिर माइनस का 4k इजिकल्स टू, ये तो पूरा 0 हो रहा है, और जो ये 4 है, ठीक है, जो ये 4 है, ये जब यहाँ आएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। फिर माइनस का 4k इजिकल्स टू माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर 4, ये 4 अपॉन में आ जाएगा, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यानी कि 1 आ जाएगा। k की वैल्यू क्या 1 आ रही है, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये पार्ट 1 है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है।